मेरे साथ है रिंकू रिंकू मिश्रा। रिंकू, मैं जब अंकिता से बात कर रहा था तो मेरा इंटरेस्ट था कि एक स्टूडेंट खुद को इमोशनली कैसे स्टेबल रखता है। इस बीच मैं आपको बता दूं कि थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आपको थोड़ा शोर शराबा, हथौड़ी, छीनी, इधर जाते हुए टेम्पो, ट्रक, इनकी आवाज़ें आपको सुनाई देंगी। और कभी कभी मुझे बीच में खांसी भी आ सकती है। तो रिंकू, मुझे जो बेसिकली स्टूडेंट से सक्सेस के बाद, मतलब SBI PO बैंकिंग का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, उसके बाद तो आप रेगुलेटरी एग्ज़ाम ही देते हो, RBI ग्रेड बी, नाबार्ड या सेबी। तो SBI PO बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल ब्रेक थ्रू माना जाता है बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप ये बताएं कि क्या आप भी उस तरह के इमोशनल, ये मक्खी कहाँ से आ गई, इमोशनल क्राइसिस से आप भी ऑफ कोर्स गुजरे ही होंगे, क्योंकि RRB क्लर्क तुम्हारा कभी पास हुआ नहीं, और RRB क्लर्क नहीं हो रहा हो किसी का और वो किसी दिन SBI PO बन जाए, तो अक्सर लोग तो ये देखें ना कि यार RRB क्लर्क का आपसे प्री पास नहीं हो रहा है, तो आप कैसे SBI PO को इमेजिन कर सकते हो। पर खैर, मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि इस तरह से आप कितना इस फेज से गुजरे होंगे जब आपको खुद पे डाउट हुआ होगा। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि हर स्टूडेंट इस फेज से एक ना एक बार तो कहीं ना कहीं गुजरता ही है। राइट। और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। ठीक है। और जैसा आपने कहा सर, मेरे तो क्लर्क के प्री भी नहीं हो रहे थे। राइट। तो मेरे तो बहुत ज़्यादा था, मैं तो ऐसे बार बार मैं ऐसे रोती थी कि मेरा तो क्लर्क का प्री नहीं हो रहा है, तो मेरा कैसे ही होगा। लेकिन सर इनमें दोस्तों का बहुत ज़्यादा रोल होता है, फैमिली का बहुत ज़्यादा रोल। मैंने तो ये भी देखा है तुम्हारे घर जब मैं गया तो वहाँ जो गाय बंधी हुई थी, और आपके पिताजी ने बताया कि बहुत बड़ा योगदान है कि आज भी हम इस तरह के जीवन को जी पा रहे हैं। आपके पिताजी से उस दिन काफ़ी बात हुई, आधा घंटा अच्छी बात हुई, उन्होंने बहुत सारी बातें शेयर भी की। तो घर में इतने सारे बच्चे हैं और तुमको परीक्षा के दौरान जब भी तुम किंग्स पे आके भी पढ़ती थी, और एग्ज़ाम के दिनों में जो दूसरे एक अंकल जी हैं उनके घर पे रहकर भी तुमने तैयारी की। तो आप ये बताओ कि घर पे इतने सारे बच्चे हों, उसके बावजूद आप कैसे फोकस कैसे करते हो। मतलब एक क्वेश्चन रहता है ना, मेरे घर पे सुविधाएं नहीं है, तो लोग बहुत एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं, लेम एक्सक्यूजेस। तुम पर इन चीज़ों का कितना कितना फ़र्क पड़ा। मतलब क्या ये लेम एक्सक्यूजेस कोई रीजनेबल ग्राउंड रखते हैं, या यूँ कहूँ कि जिनको पढ़ना होता है वो पढ़ लेते हैं, और जिनको एक्सक्यूजेज ढूंढने होते हैं वो एक्सक्यूजेज ढूंढ लेते होते हैं। तो इतने सारे घर में बच्चे होने पर आप खुद की स्टडी में फोकस कैसे मैनेज करते थे। सो ये एक्सक्यूजेज होते हैं, सच में ये एक्सक्यूजेज ही होते हैं। जैसे नॉर्मली अपने जो आसपास में सोसाइटी में ये क्या है कि अभी प्राइवेट स्कूल्स का बहुत ज़्यादा ऐसे चल रहा है कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स में डालते हैं। हाँ। मेरी तो स्टार्टिंग जो स्कूलिंग है वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई थी। ठीक है। उसके बाद में भी मैं तो हिंदी मीडियम से थी 12th तक। उसके बाद में मैंने तो इंग्लिश मीडियम अडॉप्ट किया था, क्योंकि मैं CA की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और फिर भैया की शादी हो गई और भतीजी हो गए, तो बच्चे तो थे ही घर में, पढ़ाई होती भी नहीं थी। फिर पहले तो सर मैं कोचिंग ही रहती थी, सुबह से शाम कोचिंग में तैयारी करी। लेकिन एक टाइम हो जाता है तो सबको ऐसे डाउट तो होने लग जाता है, तो घर वालों को भी ऐसे हो गया होगा कि इसका क्यों नहीं हो रहा है। राइट, सबको ही होता है ना जैसे। और ये वाला प्रेशर बड़ा खतरनाक होता है। तो पापा को उनके किसी दोस्त ने सजेस्ट किया कि इसकी शायद पढ़ाई हो नहीं पा रही है, घर पे उतना टाइम नहीं दे पाया। हाँ, तो पापा ने बोला नहीं, घर पे तो वैसे भी नहीं रहती है, कोचिंग में पढ़ती है। तो उन्होंने बोला कि कोचिंग में तो पढ़ लेती, लेकिन घर पे भी आके टाइम तो देना ही पड़ता है। राइट। और फिर डिस्ट्रैक्शंस तो होते ही हैं। तो उन्होंने बोला था कि आप इसको कहीं PG में या फिर कोई किसी के घर शिफ्ट कर दो, एक बार थोड़े टाइम के लिए इसको अकेले पढ़ने के लिए भेजो। तो फिर मैं अच्छा, तो ईमानदारी से बताओ, इस बात का फर्क पड़ता है। सर इस बात का फर्क तो पड़ता है कि आप कितना कंसंट्रेशन के साथ। बिल्कुल सर। एक तो अपन कोचिंग से पढ़ के जाते हैं, फिर उसके बाद में अपना बिल्कुल कुछ होता ही नहीं है घर पे, अपन पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल ही। एक वहाँ अंकल के घर गई तो कोई दूसरा काम ही नहीं था, सिर्फ उठना है अपन को, खाना पीना करना है, पढ़ना है और सोना है, बस यही काम था। इसके अलावा और कोई प्रायोरिटी। तो आपकी जो ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी होती है, या यूँ कहें कि एक विद्यार्थी को अपनी कंसंट्रेशन को मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए।
सर कि स्टूडेंट उसे स्पेस तो मिलना ही चाहिए, उसे बिल्कुल। पर्सनल स्पेस तो मिलना ही चाहिए ताकि वो बैठ करके पढ़ सके। तो सुबह भी मान लो जल्दी पढ़ लिया, हालांकि तुम तो अर्ली राइजर नहीं हो। नहीं सर, मैं अर्ली राइजर अर्ली ही नहीं राइजर हूँ, हो। अभी नहीं हूँ। बाकी प्रिपरेशन नॉर्मली तुम्हारा शेड्यूल क्या रहता था? मेरा शेड्यूल सर हमेशा 5:15 5:30 से लेट में कभी नहीं उठी जब ठीक पढ़ती है। थी। और उसके बाद दिन भर में क्या रहता था मतलब? मेरा जैसे घर पे रही तब तो इतनी पढ़ाई नहीं हो पाई, मेरा उतना कंसंट्रेशन था ही नहीं। राइट। मेरा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा अंकल आंटी के घर शिफ्ट होने के बाद, क्योंकि वहाँ पता नहीं क्यों ऐसे मन में एक चलता रहता था कि अभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई होगी बिल्कुल, ना हाँ। कि यार मैं घर छोड़ करके यहाँ आ गई हूँ, अब तो तो- कम से कम यहाँ अब कुछ तो करूँ, नहीं तो घर वाले पूछेंगे बिल्कुल। तुझे यहाँ से शिफ्ट भी कर दिया अब और क्यों नहीं हुआ अब है? क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन तो रहता ही है। अच्छा, जन्म पत्री पर भी कोई चर्चा हुई कभी कि भाई क्यों नहीं हो रहा है? कोई ग्रे गोचर में तो ऐसा नहीं है। वो तो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग इसलिए करते पूछ हैं। रहा हूँ। तो वो तो होगी, मतलब कि इसकी कुंडली दिखाओ। एक बार पिताजी से मिला था तो उन्होंने बहुत कहा था कि अभी रुद्राक्ष कराया, तो वो पहले कॉन्फिडेंट थे मतलब कि इस बार तो होना ही था। पापा मतलब हमेशा हाँ, वो कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट थे कि साहब इस बार तो मेरी बच्ची का एसबीआई पीओ तो हो ही जाना है। हाँ, मतलब। मैं ऐसे पापा को बोलती थी कि क्लर्क तो हो ही जाएगा, तो पापा बोलते थे क्लर्क क्यों, पीओ ही होगा। तो अच्छा, तुम्हें कितना, जब पापा ये बोलते थे तो इसका प्रेशर भी नहीं होता था? बहुत प्रेशर बिल्ड होता था, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से इंटरव्यू दिया था और जैसी मेरी थॉट हाँ, प्रोसेस, तुम्हारा तो 4.5 मिनट इंटरव्यू हुआ था। बिल्कुल मुझे ऐसा लगा ही नहीं। इवन मैं यहाँ पे आके भी दोस्तों को यही बोली कि मतलब क्लर्क का मेंस जब दिया तब मुझे ऐसे श्योर था, मैंने इनको बोला कि क्लर्क तो हो जाएगा मेरा। नहीं, पर मैं भी कॉन्फिडेंट था इस बात को लेकर के, तुम्हारा इंटरव्यू में परफॉर्मेंस क्लासरूम में भी काफ़ी अच्छा था। और जैसा आपने इंटरव्यू के बाद भी बात की थी तो मैंने क्या कहा था? हाँ, आपने ऐसा बोला था कि एवरेज स्कोर मिलेगा। एवरेज स्कोर तो मिल ही जाना है कम से कम, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी का बड़ा रोल रहता है इंटरव्यूज़ में। हाँ, ये बात मुझे भी अब लगती है, पहले नहीं लगती थी। अब लगती है। और इसमें आप ये बताओ कि कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? क्योंकि तुम्हारा इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा स्कोर है और तुम्हारे बाकी साथियों का स्कोर भी, मतलब जब आप 90% के क्लोज आपका स्कोर आ रहा हो तो ये काफ़ी ठीक रहता है। यू गेट सम 92% मार्क्स, तो ये बहुत ठीक रहता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? सर कम्युनिकेशन स्किल मेरा तो शुरू से मैं क्या थोड़ा फास्ट ज़्यादा बोलती थी। हाँ, एनर्जेटिक हो, मतलब तुम जब भी हाँ। लिखती हो तो एनर्जेटिक लगती हो। नहीं, थोड़ा स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब कई बार समझ में नहीं आता है कि क्या बोल रही है। मैंने तो उसको स्लो किया है थोड़ा। ठीक है। बाकी कम्युनिकेशन स्किल, ये स्किल्स तो ऐसी है जो इनबिल्ट होती है, अपन इनको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव कर सकते हैं आपके रूटीन से, आपकी हाँ। सोसाइटी से, आपके ग्रुप और से। सर मैंने तो हमेशा कम्युनिकेशन स्किल की अगर बात करें तो हमेशा आपको फॉलो किया है इस मामले मैं तो लेकिन बहुत धीरे बोलता हूँ। हाँ, तभी तो मैं जब बहुत स्पीड से बोलती थी तो मेरे को ऐसा खुद लगता था कि कितनी सहजता से कितना हाँ, मैं बहुत बोलती धीरे हूँ। बोलता हूँ। लोग अक्सर कहते भी हैं कि बहुत टाइम लेते हैं यार, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं मतलब। नहीं, मुझे तो वो सच में मैंने उसको फॉलो किया है। हाँ, मेरी इंटरव्यूज के लिए तो कोशिश काफ़ी रहती ठीक है, यदि आप इंटरव्यूज में अपनी बात को ऐसे कहते हैं तो काफ़ी ठीक रहता है। पर एनीवे फिर भी मैं कहूँगा कि आप यंग हो तो हम लोगों को जो अधेड़ उम्र वाले हैं उनकी तरह नहीं लगना चाहिए। इतनी मेच्योरिटी जवानी में ठीक नहीं रहती है। अच्छा, रीजनिंग में तुम्हारा स्कोर हमेशा से ठीक रहा है, सर, तो रीजनिंग के लिए तुम किसी को क्या सलाह देना चाहोगी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर रीजनिंग इन पर्टिकुलर? सर रीजनिंग का हमेशा से यही है, एक बार कोर्स बेसिक्स कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस में क्या करें? मतलब नॉर्मली पुराने टाइम पर तो ये था कि बहुत सारे विद्यार्थी हर कहीं से हर कैसे मटेरियल को प्रैक्टिस करते हैं। तो मटेरियल को लेकर कितना रोल रहता है? मतलब राइट मटेरियल पे प्रैक्टिस करते हैं तो एग्ज़ाम में हमें ऑफ कोर्स काफ़ी सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल सर। तो ये जो राइट मटेरियल वाला पार्ट है इसके लिए क्या करना चाहिए? हालांकि मैं भी बहुत एफर्ट्स करता हूँ। सर मुझे लगता है इसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता है। जैसे मैं अगर आरआरबी पीओ के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा लेंदी और ऐसी पजल्स कर रही हूँ जो उसके लिए रेलेवेंट नहीं है, जो तो रेलेवेंट नहीं है तो ऑफ कोर्स आपका एग्जाम तो बिल्कुल। अब जैसे एसबीआई में है तो पजल्स छोटी सी आती है, मतलब ज़्यादा लेंथ हाँ, पर बहुत deep होती है पर वो। डीप होती है वो पजल्स। तो वही राइट मटेरियल तो फर्स्ट प्रायोरिटी है मतलब। तो इस राइट मटेरियल को अरेंज करने के लिए जैसे मैं किंग्स पर हमेशा कहता हूँ कि हम पूरे भारत का जो भी श्रेष्ठ मटेरियल है वो सारा का सारा इस्तेमाल करते हैं। वी आर रियली सॉरी कि इस कारण से कुछ लोगों का कॉपीराइट भी हम कई बार वायलेट करते हैं,
पर वो हमेशा विद्यार्थियों के वेलफेयर के लिए होता है। तो हमने हमेशा कहा, मैं क्लास में अक्सर एक बात पर बहुत जोर देता हूँ कि किंग्स का जो मटेरियल है वो इंडिया का इस समय का बेस्ट मटेरियल है, क्योंकि जैसा हम कहते हैं कि हम इंडिया के सबसे बड़े मटेरियल चोर हैं। हम बेस्ट मटेरियल को बच्चों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये बात में मतलब कितनी संजीदगी और कितनी यथार्थ है कि हम खुलेपन से कहते हैं कि हम दुनिया के मतलब देश के सबसे बड़े मटेरियल चोर हैं और हम बेस्ट मटेरियल अवेलेबल करते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि एग्ज़ाम में हम लोगों ने जो मटेरियल किया है, जिस पे हमने प्रैक्टिस की है, उससे बाहर भी एग्ज़ाम में बहुत कुछ मिला है? सर मुझे नहीं लगता उससे बाहर कभी मिलता है। और सर जैसे आप तो जैसे पर्सनली भी मतलब आपको पता होता है कि कौन से स्टूडेंट को किस तरह का मटेरियल भेजा जाता है। राइट, वो सबका अलग अलग होता है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। यस, वो करेगा। तो सर आपने तो उस हिसाब से मटेरियल भेजा है अलग। हाँ, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। किसी का मैथ्स ठीक नहीं है तो उसे मैथ्स पे काम कराना है, किसी का रीजनिंग ठीक नहीं है। एक रिंकू बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जो तुम्हारे साथ भी रही है, हाउ टू प्रिपेयर दिस जीके पार्ट। सर जीके आप जितना एक्सप्लोर करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। मतलब पहले मैं क्या है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ती थी Right. कि ये एग्जाम में आएगा तो ये पढ़ते हैं। इस Right. बार मैंने इस चीज़ को ही हटा दिया कि जो भी आएगा देखेंगे। जो मुझे मिल रहा था मैंने उसको एक्सप्लोर किया है। मतलब यूँ कहें मेरे खुद की जो जहाँ इंटरेस्ट नहीं था उस इंटरेस्ट को मैंने बिल्ड किया है। राइट, और ये बहुत ज़रूरी है कि आपको डाइवर्स और ब्रॉड बेस्ड जाना पड़ेगा। बिल्कुल, डाइवर्सिटी चाहिए ही चाहिए। डाइवर्सिटी चाहिए ही चाहिए। सो रिंकू की हम 2-3 बातों को दे सकते हैं। पहली बात कि आपको फोकस्ड रह के स्टडी करनी पड़ेगी। इसके लिए यदि घर छोड़ करके कहीं और भी शिफ्ट होकर पढ़ना पड़े तो हमें पढ़ना चाहिए, पर ये फर्स्ट फेज स्टेप नहीं है। ये नहीं है और ये सबके लिए एप्लीकेबल हाँ, नहीं और है। सबके लिए लेकिन फर्स्ट फेज में आप कोर्स करिए, प्रैक्टिस करिए, कुछ एग्जाम्स को एक्सपीरियंस करिए। उसके बाद आपको लगता है कि अब मुझे बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होकर एक अलग तरह का पुश देना अपनी स्टडीज़ को, तभी आपको इस तरह का स्टेप लेना चाहिए। एम आई राइट? यस सर। दूसरा ये है कि आप राइट मटेरियल के साथ प्रैक्टिस करें और अपने ओवरऑल नॉलेज को थोड़ा सा ब्रॉड बेस्ड रखिए। आपको इस दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको अपनी पर्सनैलिटी को एक ग्रेजुएट जैसी पर्सनैलिटी बनानी पड़ेगी, जिसमें कोई व्यक्ति आपसे कोई सवाल पूछे तो उसका आप तसल्ली और एक अच्छे खासे ज्ञानी व्यक्ति के रूप में नहीं तो जागरूक व्यक्ति के रूप में तो आप जवाब ज़रूर दे सकें। इसी के साथ मेरी आपको संपूर्ण किंग्स परिवार की ओर से आपको आप ही की ओर से बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।